अंशु जी, चलिए आपने मान लिया, आपने आपकी पार्टी की तरफ से बयान जो राहुल गांधी कह रहे हैं, ठीक है, आपने इनकी शक्ति की बात की, आपने कह दी कि ये इन शक्ति से लड़ना है। देखिए ईवीएम का आपने जिक्र कर दिया, लेकिन आप अगर ऐसी बात कह रहे हैं ईवीएम, तो फिर देखिए राजीव रंजन जी ने सही तो बात दी। कुछ राज्यों में तो ईवीएम सही है, उससे पहले आप कुछ राज्यों में आपकी सरकार थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तब भी सही थी, लेकिन ईवीएम में फिर आपको क्यों शक्ति ऐसी नजर आती है? इस देश की बहुत पुरानी कहावत है, कहानी आप भी सुने होंगे कि राजा की जान जो थी ना वो तोते में थी। ठीक उसी तरह मोदी जी की जान ईवीएम में है। और अगर ऐसा नहीं है ना, नरेंद्र मोदी जी को मैं चैलेंज करता हूं कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवा दें। अगर ये चुनाव मतलब सारे चुनाव ना हारे, पंचायत तक का चुनाव नहीं जीतेंगे, ये चैलेंज है मेरा। अरे सुधांशु जी, आपके राज्य में क्यों नहीं हो बैलेट पेपर में? अरे भैया, अमेरिका में नहीं है। नहीं सुधांशु जी, आपके राज्य में क्यों नहीं हुए? अमेरिका में ईवीएम नहीं है, ब्रिटेन में ईवीएम नहीं है, हिंदुस्तान में ईवीएम की क्या जरूरत है? और आप कर्नाटक में कैसे जीते वो बताइए, ब्रिटेन मत जाइए। कर्नाटक में कैसे जीते वो बताइए, तेलंगाना में कैसे जीते वो बताइए। प्रवक्ता ज्यादा है, विश्लेषक नहीं देखिए, आप देखिए, ये एक सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है, कोई पत्रकार आपसे पूछ ले। अब ये मुद्दा तो है ना, यही है। नहीं आप खुद ही सेल्फ गोल कर लेते हैं। जीते बताइए। अरे एकदम ईवीएम पर आप कर्नाटक में कैसे जीते बताइए, छोड़िए सारी बातें। उसी ईवीएम में जीते ना, उनको किस बात का डर है? 2024 का चुनाव करवाए, किस बात का डर है? अरे भैया, तो क्या आपको अभी हार का डर सता रहा है क्या? जब अरे हम कह रहे हैं निसंदेह कर दो ना, पूरा विपक्ष उठा रहा है, पूरी दुनिया आप पर सवाल उठा रही है। ठीक है, शरद जी जवाब देंगे इस पर। शरद जी, तू सारों के बचाव में वकालत में नहीं है तो पेशबंदी क्यों कर रहे हैं? केस क्या है वो एक अलग कहानी है, लेकिन पेश कैसे करना है वो अलग कहानी है। तो पहले वकील जो है सुनते हैं कि क्या कहानी है, उसको पेश कैसे करना है। तो ये अभी जो है 2024 के चुनाव की पेशबंदी इन्होंने शुरू कर दी है कि संविधान की हत्या हो जाएगी, ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी। ये तो अभी से तय है। जहां जहां ये अभी जैसे रंजन जी ने कहा कि पूरे दक्षिण भारत में ईवीएम मशीन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। जहां ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, कोई खतरा नहीं था संविधान को। किसने कहा? सारे नेताओं ने हमेशा कहा कि ये बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। किसने कहा? आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ जीतने के बाद हमारा कोई बयान आया था? या अभी कर्नाटक जीते तो हमने कहा कि ईवीएम ठीक हो गई? हमने हिमाचल में कहा ईवीएम ठीक हो गई? अरे अपने मन से सब कुछ तैयार कर लेना है। तो मतलब मोदी जी, अगर ईवीएम मशीन हिमाचल में खराब है और कर्नाटक में खराब है तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए वहां से। आप क्यों जीत के वहां से आए? आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए कि साहब गलत तरीके से हम जीते हैं, हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। अरे भाई, नरेंद्र मोदी हत्याकांड में नरेंद्र मोदी जी की तो चैलेंज कर रहे हैं कि वो ये करके दिखाएं कि हम बैलेट पेपर पर लेके आएंगे संविधान के। अगर इतनी लोकप्रियता है तो उनको डर किस बात को? उनको डर है क्योंकि राजा की जान ईवीएम में है। अगर उनको डर नहीं है तो बैलेट पेपर पर चुनाव करवा के दिखाएं। तो हमें कौन सी कहानी की जनता चाहती है? ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं करवाते? नहीं कीर्ति निधि जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए हम मान लेते हैं कि आपने जो मुद्दा उठाया और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ठीक है, इन्होंने देखिए बीजेपी या बात का बतंगड़ बना रही है, जिस तरह कांग्रेस कह रहे हैं। कीर्ति निधि जी, अगर शक्ति शब्द के मायने ये हैं कि ईवीएम है, अगर ये एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो सर इनके राज में, और आप भी सहयोगी दल थे उस समय, आपके राज में सीबीआई को तोता कहते थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और सर क्या ईवीएम पर सवाल अब ये उठा रहे हैं कि राजा की जान ईवीएम में बसती है? क्या आपको लग रहा है कि ये जनता को हजम होगा? वही ईवीएम देखिए आप समाजवादी पार्टी को यहाँ 111 विधायक दे देती है, वही ईवीएम देखिए खतौली आपको उपचुनाव जिता देती है, वही ईवीएम इनको कई राज्यों में इनकी सरकार बना देती है। तो ये सवाल, फिर आपको नहीं लग रहा है कि वो सवाल गलत है और जनता ये भी समझती हो कि ये गलत है और गुमराह करने वाले हैं? देखिए, 2-3 सवाल है, तीनों सवाल का जवाब मैं दूंगा। एक तो राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो राहुल गांधी के बयान का विश्लेषण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में बसती है, बात उनको याद है। लेकिन राहुल गांधी ने भी कहा कि राजा की आत्मा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से बसती। सर मैंने जोड़ तो दिया ना। अरे मैं बता रहा हूं ना, सुनिए। तो कोरोना काल, जब देश में संकट काल था, इस सरकार ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने
जिस कंपनी को दिया कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए, उससे 500 करोड़ चंदा ले लिया, 500 करोड़ चंदा लिया। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे 60 करोड़ समाजवादी पार्टी को मिला। जानकारी थोड़ा दुरुस्त करिए। सभी समाचार पत्रों में भी आज है कि 10.5 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी को मिला है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान भी है कि 8.5 करोड़ बाई डाक आए हैं। हमको नहीं पता किसने चंदा दिया, बाई डाक आए। सर देखिए, अब ये सुनिए सर, मैं एक इलेक्टोरल बॉन्ड पर ना मैं बीजेपी की पैरवी कर रहा हूं, लेकिन ये जनता जानती है जिसकी सत्ता होती है वो ऐसा ही खेला करता है। अगर आपकी यूपी में सरकार होगी तो आप भी उन्हीं लोगों को देंगे काम जो लोग आपको चंदा देंगे। ये खेल कोई नया तो है नहीं। और देखिए अभी ये लोग कह रहे हैं 20,000। मैं एक सवाल, एक कीर्ति दीजिए आपसे, इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही सवाल कर लेता हूं। एक सवाल कि 20,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। कीर्ति निधि जी एक सवाल सुन लीजिए, 20,000 के बॉन्ड खरीदे गए, 20,000 करोड़ के, 6,000 करोड़ बीजेपी के खाते में गए, लेकिन सर 14,000 कहां गए? वो भी तो विपक्षी दलों के में गए ना कहीं ना कहीं। भाई है, अपने लोगों को काम दीजिए और चंदा लीजिए। नहीं कीर्ति निधि ये बताइए ना, जो 14,000 करोड़ है वो कहां गए? 6,000 करोड़ ये खा गए, 14,000 करोड़ किसके पास गए? इल्लीगल है टोटल प्रोसेस, जिसको आरबीआई ने भी कहा था गलत है। नहीं, वो टीएमसी के पास भी गए, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी ने भी खरीदे होंगे, उसमें कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है शामिल। पैसा इल्लीगल है, इसको कानून किसने बनाया? इल्लीगल कानून बनाने वाला। हाँ तो सब है ना, हमाम में सब नंगे है ना। सर फिर बोलिए ना, हर राजनीतिक दल हमाम में नंगा है। नहीं कीर्ति निधि जी ये बोलिए फिर, हर राजनीतिक दल हमाम में नंगा है। चले मैं आ रहा हूं एक छोटा सा। दरअसल राहुल गांधी ने आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब उनकी न्याय यात्रा का समापन हुआ, उन्होंने एक शक्ति शब्द का जिक्र किया, जिसमें बीजेपी कह रही है कि यह शक्ति शब्द सनातन धर्म का अपमान है, महिलाओं का अपमान है, आदि आबादी का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अब चुनावी मुद्दा भी बना लिया। उन्होंने बयान दिया तो बीजेपी की तरफ से घेराबंदी हो रही है। हालांकि कांग्रेस बचाव कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बात का बतंगड़ बना रही है। ये शब्द था जो सीबीआई, सीआईडी, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये शब्द था ईवीएम के लिए। ये तमाम पहलू पर बात हम कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान, जल्दी से आपका परिचय करा दूं एक बार फिर से। शरद जी बीजेपी की तरफ से, कीर्ति निधि पांडे सपा की तरफ से, सुधांशु जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, राजीव रंजन है राजनीतिक विश्लेषक है। शरद जी एक बड़ा सवाल है। शरद जी मुद्दे तो हैं बहुत सारे, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि शक्ति शब्द सिर्फ आपको एक हथियार मिल गया, चुनावी हथियार मिल गया, लेकिन मुद्दे हैं कि जो जिस तरह ये विपक्षी दल आरोप लगा रहे कि आप बाकी चीजों से बचना चाहते हैं? नहीं, हम तो बाकी चीजों की बात कर रहे हैं। ये कहानियां तो ये लोग लेके आते हैं। हलफनामा कांग्रेस ने फाइल किया था कि भगवान राम नहीं है। उन्होंने कहा था कि राम सेतु कभी था नहीं, राम काल्पनिक है। ये इन लोगों ने कहा, हमने नहीं कहा था। हम तो मुद्दे की बात करते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब पिछले 25-30 साल में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आता था कि उनको ये शक था, एक अंधविश्वास था कि साहब जो नोएडा में आएगा तो उसकी मुख्यमंत्री अब उसके बाद नहीं रहेगा। लेकिन माननीय योगी जी यहाँ है, हम नहीं मुद्दे से हटते। हम तो कोई ना अंधविश्वास ना कुछ, हमारा तो विश्वास शक्ति में है। हम तो तैयार हैं, हम न्याय के लिए तैयार हैं। आप देखें कि 2012 के बाद जो कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीती, 6 बार उत्तर प्रदेश में चुनाव, 2 बार निकाय चुनाव, 2 बार विधानसभा चुनाव, 2 बार लोकसभा चुनाव, तो जनता तो देख रही है। जनता शक्ति की उपासक है। और माननीय मोदी जी ने तो पाकिस्तान को भी बता दिया बालाकोट में कि शक्ति क्या होती है। जो पहले हम लोग खाली हलफनामा दिया करते थे, उनको दस्तावेज पाकिस्तान को दिया करते थे, अब जज, वकील और जल्लाद तीनों भेज दिए तो उनको बता दिया था शक्ति क्या होती है। अगर हमारे साथ मखौल होगा तो क्या नतीजा निकलेगा, क्या जवाब मिलेगा, तुरंत मिलेगा आपको। एक बार क्या जवाब मिला, दूसरी बार क्या फिर जवाब मिला। तो हम नहीं, हम तो शक्ति के उपासक हैं, पूरा विश्व का उपासक है। ठीक है कीर्ति निधि जी, कीर्ति निधि जी मुद्दे तो आप लोग भटक रहे हैं, वो तो तैयार हैं, आप करिए, चर्चा के लिए तैयार हैं। आ रहा हूं राजीव जी। जयप्रकाश जी तो त्रिवेदी जी बताएं कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला। 10 साल की सरकार में क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया? इनको बताना चाहिए क्या 400 का सिलेंडर 200 हो गया कि 1000 हो गया? इनको बताना चाहिए महंगाई कम हुई, बढ़ गई। बताएं अपनी सरकार की उपलब्धि। क्यों नहीं बताते किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए? क्यों नहीं बताए माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी एमएसपी के लिए कमेटी नहीं बना पाए?
क्यों नहीं बताते? यही तो उपलब्धि है इनकी। क्यों नहीं बताते? रुपए के मुकाबले डॉलर 81 रुपए के आसपास पहुंच गया, क्यों नहीं बताते? यही तो मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पे जवाब नहीं दे सकते। ये हलफनामे की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, इस पर बात नहीं करेंगे। किसानों की आय नहीं बढ़ा पाए, उस पर बात नहीं करेंगे। यूरिया 50 किलो से 45 से 40 किलो हो गया, दाम बढ़ रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। इस देश के किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए कील और कांटे लगा जाएंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। पहलवान बेटियां आंदोलन करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। मणिपुर की बात नहीं करेंगे। बीएचयू के अंदर बेटी के साथ बलात्कार हो जाएगा, उसकी बातें नहीं करेंगे। यही तो मुद्दे हैं, इस पे बात करें ना त्रिवेदी साहब। नहीं, लेकिन सर अगर वो हिंदू धर्म की बात करें कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द वो कह रहे हैं, तो क्या सनातन धर्म का ये अपमान नहीं है क्या? कीर्ति निधि जी, आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? आप दीजिए सफाई, आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे राहुल गांधी। फिर वो तो जोड़ रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान, देवी देवताओं का अपमान और महिलाओं का अपमान। यही मैनिपुलेशन है। ऐसी मुद्दे, शक्ति का तो मैं बताया, शक्ति उपासना के लिए है, शक्ति ताकत है, और ये ताकत शक्ति है इस समय केंद्र की सरकार में, जो किसान के साथ अन्याय कर रही है, बेरोजगार के साथ अन्याय कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, रुपए के मुकाबले डॉलर बढ़ा रही है, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाई, जीएसटी से व्यापारियों को तबाह। अरे सर आप कर रहे थे कीर्ति निधि जी, बातें तो आप भी बड़ी बड़ी मार रहे हैं, आप कर लेते। नहीं, आपको मौका नहीं दिया क्या? आपको केंद्र में भी दिया, आपको राज्य में भी दिया, आपको जनता चुन रही है क्या? आप बताएं। देखिए, जनता के बीच में जाना, जनता जनार्दन है, जनता को फैसला लेना, जनता के बीच में हम जाएंगे। और ऐसा नहीं कि सब जगह इन्हीं को चुन रही है, ये वोट लूटने वाले भी लोग हैं। जयप्रकाश जी, चंडीगढ़ में वोट को लूटा इन लोगों ने। ठीक है, मैं शरद जी से एक रिएक्शन ले लूं। शरद जी, कहा कि वोट को लुटेरे। शरद जी देखिए, मेरा अनुरोध है कि जब हमारे मित्र बोल रहे हैं तो वो मैं नहीं बोलता हूं, जब मैं बोलूं तो वो ना बोले, कृपया मेरी बात सुन लें, क्योंकि बीच में अगर बोलेंगे तो कोई किसी की नहीं सुन पाएगा। पहले तो जो किसान बिल की बात कर रहे हैं और जो किसान की उपज उसकी आय दुगनी करने की बात थी, उसका मैं आपको सुना देता हूं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2019 का है, मैं अक्षर से आपको सुना रहा हूं। कृषि उपज करेंगे। 10 साल सरकार आप चलाए, आप कांग्रेस की मैनिफेस्टो मत बताइए, अपना मैनिफेस्टो बताइए कि आपने क्या। अरे कीर्ति निधि जी सुन तो लो, बात तो पूरी सुन लो, उनकी क्या है। मैं मौका तो दे रहा हूं आपको, ऐसा तो नहीं कि आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं। अरे उनकी भी तो बात सुन लो। 10 साल की सरकार का हिसाब इनको। हाँ तो अभी हिसाब किताब दे रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं बताइए ना शरद जी। मैनिफेस्टो बात मत करें। देखिए, मैं सुन ले मेरी बात, उसके बाद खंडन करें, मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन ले। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2019 का है, जो किसान के बिल के लिए था। मैं आपको उनका 2 लाइन उसकी पढ़ के सुना रहा हूं। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कृषि उपज और के निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। हम बड़े गांव और छोटे कस्बों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ किसान बाजार की स्थापना करेंगे, और जहां किसान किसी भी प्रतिबंध के बिना अपनी उपज बेच सकेगा। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस का था, लेकिन जब उन्होंने देखा, हम किसान बिल लेके आए और जब देखा कि हवा दूसरी तरफ बहने लगी है, तो ये किसान के हिमायती हो गए और ये काले बिल हो गए। ये बिल उनका था, लेकिन वो काले बिल हो गए। दूसरी चीज ये है कि जो बेरोजगारी की दर है, आज की तारीख में 5% से कम 4.7% है। कभी भी बेरोजगारी की दर 11% से कम नहीं रही है। दूसरी चीज ये है कि हमने जो कर्जा लिया है, वो कर्जा ये भी बता दें कि साहब 200 करोड़ जो हमने वैक्सीन हमने निर्यात करी थी, उसके बारे में भी तो बताएं। ये भी बताएं कि साहब हमने किस तरह उत्तर प्रदेश को आज विकसित प्रदेश बना दिया है। बीमारू स्टेट था, आज वो उत्तर प्रदेश विकसित स्टेट हो गया है। 16% निवेश पूरे भारत का उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो हाईएस्ट है। आपने वैक्सीन वितरित किया इस देश के लोगों को मुफ्त में, तभी तो चंदा लिया आपने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं सुन पाऊंगा आपकी, ना आप मेरी बात सुन पाएंगे। मैं आपकी पूरी धैर्य से सुनने को तैयार हूं, आप बोलिए, मैं सुनता हूं। मैं तो कह रहा हूं 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार का हिसाब दीजिए। 20 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला? किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे। आप बताइए, अगर बिल काले हो गए थे
तो आप सफेद थे तो आपने वापस क्यों ले लिया?